बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, शुरू करते हैं सल्फाइड की एपिसोड नंबर 19। If we tried it, we can make it. एक महीना हो गया था हानम को पेरिस आए। उसने कभी अपने कमरे से बाहर दरवाजे तक का फासला तय नहीं किया था। वो घर में ही घूम लेती थी, कभी बाहर जाने की ख्वाहिश नहीं की थी। उसका मोबाइल जो उसे हमदान अंकल ने दिया था वो बंद पड़ा था। उसे ऑन करने की हानम में हिम्मत नहीं थी। लूसी माँ उसका बहुत ख्याल रखती थी। घर से फ़ोन आता तो वो माही के फ़ोन से ही बात करती थी और उसी के लैपटॉप से वो अपने प्यारों की शक्ल देख पाती थी। दिन गुजरते जा रहे थे लेकिन हानम ने मुंह नहीं खोला था। उसने कभी भूले से भी उस वाक़े का जिक्र नहीं किया था जो उसकी ज़िंदगी का नासूर बन गया था। वो दर्द ओढ़कर सो जाती थी। डर और खौफ के साए उसे जागने पर मजबूर कर देते थे। उसे माइग्रेन ने आ लिया था। ज़रा सी तेज़ रोशनी, शोर उसे पागल कर देता था। दिल हर वक्त ख़राब रहने लगा था। मतली होती थी, सर चकराता था, गर्ज कि वो अंधेरों की दुनिया में चली गई थी। हर वक्त उसके कमरे में अंधेरा रहना शुरू हो गया था। उसे नॉर्मल होने के लिए पेरिस भेजा गया था लेकिन वो यहाँ आकर मज़ीद दुनिया से कट गई थी। आरजे नाम के आसिफ ने उसे मुकम्मल तौर पर अपने बस में कर लिया था। हानी, तुम ठीक हो? वो अपने बाजू को आंखों पे रखे देती थी। उसका मकसद रोशनी से खुद को बचाना था। कमरे में पहले ही अंधेरा था लेकिन वो जिस्मानी दर्द से बचना चाहती थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। हानम चौंक कर उठी थी। उसे माही ने स्पेस दी हुई थी। वो कभी कभी ही उसके पास आती थी। माही चाहती थी कि वो जल्द अज जल्द नॉर्मल हो लेकिन कोई आसान नजर नहीं आ रहे थे। जी ठीक हूँ, हानम ने उठते हुए जवाब दिया था। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? माही पूछ रही थी। जी, पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदर आएं। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी। हानम ने हाथ बढ़ाकर बेड के साइड मेज़ पर रखा लैंप ऑन किया था। रोशनी जैसे ही कमरे में फैली, हानम ने आंखें बंद कर खुद को रोशनी की असियत से बचाना चाहा था। माही अंदर आई थी। उसने हानम की इस हरकत को गौर से देखा था और फिर खिड़कियों की तरफ बढ़कर उसने पर्दे पीछे किए और उन्हें खोल दिया। हानम ने बेख्तियार अपनी आंखों पर दायां बाजू रखा था। इन्हें बंद रहने दो प्लीज़, तेज रोशनी मुझे चुभती है। हानम के लहजे में इल्तिजा थी। रोशनी कब से चुभने लगी हानम? ये तो अंधेरे को ख़त्म करती है, माही संजीदा लहजे में पूछ रही थी। सर में दर्द हो जाता है, हानम ने बेबसी से बताया। वो इसीलिए कि तुम्हें ऐसा लगता है। तुमने खुद को अंधेरों की आदत डाल ली है। तुम्हें ये आदत ख़त्म करनी चाहिए। अंधेरा मुझे सुकून पहुंचाता है। मेरे बाबा कहते हैं कि अंधेरा इंसान को निगल जाता है। इंसान में सारी मनफी सोचें अंधेरे की वजह से पैदा होती हैं। तुम्हें इस अंधेरे की दुनिया से बाहर निकलकर रोशनी का सामना करना होगा। आज माही उसे कायल करने आई थी। न जाने क्यों हानम उसे अपनी अपनी सी लगने लगी थी। वो मासूम थी। खामोशी का एक गहरा पहरा था उस पर। मैं नहीं करना चाहती किसी भी चीज़ का सामना, हानम ने बेजारी से कहा था। तुम उम्मे हानम ही हो ना? माही के सवाल पर हानम ने चौंक कर उसे देखा था। मैंने सुना था कि उम्मे हानम एक बाहिम्मत लड़की है। वो कभी किसी चीज़ से नहीं हारी। वो हमेशा हालात का मुकाबला करके उन्हें हराने की हिम्मत रखती एक बहादुर लड़की है। माही की बात पर हानम का दिल कट सा गया था। वो बहादुर लड़की एक इब्ने आदम से बुरी तरह हार कर आई थी, सिर्फ इस वजह से कि वो बिनते हवा था। गलत सुना है आपने, उम्मे हानम एक कमज़ोर लड़की है, हानम ने गहरी अज़ियत से जवाब दिया था। होगी, लाजमी होगी, लेकिन अब उसे बहादुर बनना होगा। अगर उम्मे हानम को पेरिस में बुज़दिली और मुर्दा दिली के साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो उसे वापस पाकिस्तान चले जाना चाहिए। पेरिस ऐसे लोगों को खुशामदीद नहीं कहता। पाकिस्तान वापस जाने के नाम पर हानम ने लरस कर माही को देखा था। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। बिल्कुल, तुम्हें वापस जाना होगा। ये अंधेरों की ज़िंदगी तुम वहाँ भी गुजार सकती हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है हानी। तुम्हें यहाँ रहना है या वापस जाना है? अगर यहाँ रहना है तो 10 मिनट में तैयार हो जाओ। तुम्हारे मोबाइल और सिम रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है। और अगर इस काम के लिए नहीं जाना चाहती तो अपना सामान पैक कर लो। तुम्हें वापसी का टिकट मिल जाएगा। वो दो टूक लहजे में कहती वापस जा चुकी थी जबकि हानम परेशान से उसे जाता देख रही थी। माही जानती थी कि वो वापस नहीं जाना चाहती और वो ये भी जानती थी कि उसकी ये धमकी कारामद साबित होगी। वो अब मज़ीद उसे यूँ एबनॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारता नहीं देख सकती थी। तुझे हो नसीब गदागिरी, तेरा दस्ते नाज दराज हो। यही बद्दुआ है कि फितना गर, तेरा हुस्न सहरा लिबास हो। रहे मर्ज़ गम में तू मुब्तला,
ना दवा मिले ना दुआ मिले, तुझे हो क़ज़ा की जो आरज़ू, तेरी उम्र और दराज हो। आरजे ने हर उस जगह पर जाना छोड़ दिया था जहाँ कभी हानम गई थी। वो उसे नहीं देखना चाहता था। उसकी ज़िंदगी से सुकून नाम की चीज़ कहीं गायब हो गई थी। वो रात को सो नहीं पाता था। सिसकियों का सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उसे दिन में नींद नहीं आती थी। उसने नींद की गोलियां खाकर दिन में सोना शुरू कर दिया था। वो रात को जैसे ही आंखें बंद करता था, वो आवाज़ उसकी समात में हथौड़ों की तरह लगना शुरू हो जाती थी। वो सारी रात लाउंज में बैठा रहता था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा था और क्यों हो रहा था। वो मुल्तान चला गया था और फिर वापस भी आ गया था। वो सिसकियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। मिकी के बिना दोस्तों की महफिलों में भी उसका दिल नहीं लगता था। रफ्ता रफ्ता वो अपनी सोशल ज़िंदगी से कटने लगा था। ये वक्त का बहुत बड़ा इंतकाम था। वो माही और एला के साथ गाड़ी में बैठी थी। जब से वो पेरिस आई थी, आज पहली बार घर से बाहर निकली थी। माही की धमकी काम कर गई थी। अब उसके लबों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट रेंग रही थी। हानम के चेहरे पर संजीदगी छाई थी। इला कुछ कहने के लिए पीछे की तरफ मुड़ी थी और फिर एकदम चौंक गई थी। हानम गाड़ी के शीशे के पास बैठी थी। आधे खुले शीशे से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जो हानम के चेहरे को छू रही थी। हैं, ये क्या था? इला ने फटी फटी आंखों से हानम की तरफ देखते हुए पूछा था। सूरज की शुआओं में हानम के चेहरे पर कुछ चमका था। क्या? हानम के चेहरे पर उलझन फैली थी। तुम्हारी चिन पर कुछ शाइन किया था। वो पैदाइशी निशान है, यानी बर्थ मार्क। जब मैं पैदा हुई थी, ये तब से ऐसे ही है, हानम ने बताया था। ये एक मोती के साइज का सफ़ेद रंग का धब्बा था, जैसे सियाह रंग का तिल होता है, लेकिन ये सफ़ेद था। और जब कभी सूरज की रोशनी इस पर बराह रास्त पड़ती थी, तो यहाँ से एक चमक पैदा होती थी। वाओ, इट जस्ट अमेजिंग। इला अब दिलचस्पी से उसे देख रही थी। उसने ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा बर्थ मार्क देखा था। उसे उम्मे हानम सबसे अलग लगी थी, उदासियों की शहजादी, जो शायद रास्ता भटक कर पेरिस आ गई थी। वो तीनों शाम को वापस लौटी थी। माही ने उन्हें खाना बाहर ही खिलाया था। वो हानम को रोशनी से मुतारिफ कराना चाहती थी, जिन्हें वो भूल गई थी। हर तरफ रौनक थी, जो शायद उसे मुतासिर करना चाहती थी, लेकिन खामोशी उसकी रूह में उतर गई थी। जब उदासियाँ रूह में उतर जाएं, तो रौनकें मुतासिर नहीं करती। अलबत्ता बाहर की ताज़ा हवा ने उसे ज़हनी तौर पर सुकून पहुंचाया था। वो सीधा अपने कमरे में आई थी। कपड़े बदलने के बाद वो आईने के सामने खड़ी हुई थी। ये वो हानम तो नहीं थी जो कुछ माह पहले हसीन तरीन होती जा रही थी। ये तो घनज़दा दीमक का खाया हुआ मुजस्समा लगती थी। वो पलटने वाली थी जब वो आईने में उभरा था। उस पर कह लगाता, उसका मजाक उड़ाता, उसके लंबे बालों और उसकी नेक नामी पर जुमले कसता। हानम के चेहरे का रंग उड़ा था। आंसू उसकी आंखों में फैलने लगे थे और फिर वो पागलों की तरह कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। आरजे के कहे उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। बिलाखिर उसे एक दराज से अपनी मतलूबा चीज़ मिल ही गई थी। वो कैंची को हाथ में पकड़े आईने के सामने खड़ी थी। उसे अपने अंदर से हर वो चीज़ ख़त्म करनी थी जो उसके मजाक का सबब बनी थी। कैंची वाला हाथ बढ़ाकर उसने अपने लंबे बालों को बेदर्दी से काट डाला था। उसने अपने नेक होने का एक निशान मिटा डाला था। अब उसे रफ्ता रफ्ता उम्मे हानम को ख़त्म करना था। क्या हो गया है आरजे? तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हो? हशाम ने आरजे को फ़ोन किया था, जो कब से बज रहा था, लेकिन वो उठाने की ज़हमत नहीं कर रहा था। और जब उठाया तो आवाज़ में वाज़े नागवारी थी। नहीं तो, ऐसी बात नहीं है। हशाम की बात से आरजे को अपनी नागवारी का एहसास हुआ था। वो थक चुका था सिर्फ कुछ ही महीनों में। अभी तो उसे बहुत लंबा सफ़र तय करना था। आरजे ने अपने वजूद को ढीला छोड़ते हुए गाड़ी की सीट से पुश टिका दी थी। उसकी आंखें बंद थीं। क्या बात है आरजे? काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ तुम कुछ अजीब सा रवैया रखे हुए हो। कोई परेशानी है क्या? हशाम के लहजे में फ़िक्र और परेशानी वाज़े थी। सब ठीक है, आरजे ने जाने खुद को तसल्ली दी थी या हशाम को, ये वो खुद भी नहीं जानता था। मैं कुछ दिनों तक पाकिस्तान आ रहा हूँ। सच? जल्दी आओ फिर। आरजे को उसके आने की दिली खुशी हुई थी।
ایک وہ شخص تھا جو اسے بنا مطلب کے بے لوث محبت کرتا تھا اور آرچی کو محبت کی ہی ضرورت تھی۔ رمضان گزر چکا تھا، دونوں عیدیں بھی گزر چکی تھیں، وقت گزرتا جا رہا تھا، وہ بھی بدل گئی تھی، لیکن نہیں بدلا تھا تو صرف اس کا اندر نہیں بدلا تھا، جس میں دکھ کے گہرے سائے اپنے نیچے گاڑے بیٹھے تھے۔ ستمبر کا مہینہ شروع ہو گیا تھا، پیرس میں ٹھنڈ بڑھنا شروع ہوئی تھی۔ وہ لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی، ہاتھ میں میگزین تھا، ٹی وی چل رہا تھا، البتہ اس کا دماغ نہ تو میگزین پڑھنے میں تھا اور نہ ٹی وی پر چلتے پروگرام دیکھنے میں۔ کھلے بال کمر پر بکھرے تھے جنہیں وہ وقفے وقفے سے کٹوا لیتی تھی۔ کہاں بالوں کی آبشار تھی اور اب کہاں بال مشکل سے آدھی کمر تک آتے تھے۔ سیاہ رنگ کی جینس پر گھٹنوں تک آتی شرٹ پہن رکھی تھی، دوپٹہ گلے میں لٹکا ہوا تھا۔ وہ خانم تو کہیں بھی نہیں لگ رہی تھی، وہ تو کوئی اور تھی جو بدل گئی تھی۔ اس کی نمازوں میں کمی نہیں آئی تھی، البتہ دعا کے لیے کبھی ہاتھ نہیں اٹھتے تھے۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کس سے ناراض تھی، وقت سے، خود سے، سب سے، یا پھر اللہ سے۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی نمی کبھی کم نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایلا کی باتوں پر ہنستی تھی لیکن اس کی مسکان جھوٹی تھی۔ کبھی کبھی قہقہہ لگاتے اس کے لب اچانک ساخت ہو جاتے تھے، ہنستے ہنستے رونے لگتی تھی، لیکن نہ تو وہ آرچی کے آصیب سے پیچھا چھڑا پائی تھی اور نہ اس کی باتوں سے۔ راتوں کو اس کی سسکیاں کمرے میں گونجتی رہتی تھی۔ حشام اس کے سامنے بیٹھا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی آرچی ہے، اس کا اپنا بھائی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا آرچی، تم اتنا بھی گر سکتے ہو، تمہاری تربیت ایسی تو نہیں کی گئی تھی۔ حشام کے لہجے میں افسوس تھا اور اس سے بھی زیادہ خانم کے لیے دکھ تھا۔ وہ پاکستان آیا ہوا تھا، اس کے مکی اور خانم کے بارے میں پوچھنے پر آرچی نے غصے میں سب بتا دیا تھا۔ تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میری غلطی ہے؟ آرچی کو اس سے اس جواب کی امید نہیں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ بھی خانم کو برا بھلا کہے گا۔ تم نے غلطی نہیں گناہ کیا ہے آرچی، گناہ، حشام دبی دبی آواز میں چلایا تھا، اور اس گناہ کا ثبوت یہ ہے جو تم سو نہیں پاتے ہو، جو بے سکونی تمہارے اندر پھیل گئی ہے نا، یہ سب اس گناہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ منہ بند رکھو شامو، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ گناہ تو اس خانم نے کیا تھا، پارسا بنتی تھی جبکہ تھی نہیں وہ۔ خاموش ہو جاؤ آرچی، پلیز خاموش۔ حشام کے اندر مزید خانم کے بارے میں غلط سننے کی ہمت نہیں تھی، اس کا دماغ جم چکا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولے۔ کیا کر دیا تھا آرجے نے اور کہاں چلی گئی تھی وہ؟ سوال اس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہے تھے۔ تم ایک نہایت کمزور مرد ہو آرجے، تم ایک لڑکی سے ڈر گئے۔ حشام کی بات پر آرجے نے چونک کر اسے دیکھا تھا، اس کی تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ تم ڈر گئے تھے نا، کوئی انسان، وہ بھی لڑکی، پہلی بار تمہارے مقابلے پر آیا تھا، پہلی بار کسی نے آرجے کے علاوہ کسی کو سراہا تھا، تم سے برداشت نہیں ہوا تو تم نے اسے اس طرح سے یونیورسٹی چھوڑ جانے پر مجبور کر دیا۔ حشام کی بات سن کر آرچی کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، یہ تو سراسر الزام لگایا تھا حشام نے اس پر۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اس لڑکی سے کیوں جیلس ہوں گا؟ وہ احتجاجاً چلایا تھا۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پوچھو اپنے دل سے، پھر کس گناہ کی سزا دی تم نے اسے؟ اس کی کم عمری کی غلطی کو تم نے اس کے لیے عذاب بنا دیا۔ اور آرچی مزید نہیں سن سکتا تھا، وہ غصے سے اٹھا تھا اور گھر سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے حشام کا دل کرلا رہا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد یونیورسٹی دوبارہ کھلی تھی، ڈپارٹمنٹ میں نئے اسٹوڈنٹس آ رہے تھے کیونکہ نئے داخلے ہوئے تھے۔ آرچی خود بھی کبھی کبھی ڈپارٹمنٹ جاتا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد جیسے ہی وہ واپسی کے لیے بڑھا تھا، اسے کسی نے پکارا تھا۔ ہیلو آرچی، آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا، سامنے اس کا کلاس فیلو مرتضیٰ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک گفٹ پیک تھا۔ کیا تمہیں پتہ ہے مہرو کی مائیگریشن کہاں ہوئی ہے؟ وہ موٹے شیشوں کی اینک ناک پر جمائے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، آرچی نے سرد لہجے میں جواب دیا تھا۔ اوہ، تمہیں بھی نہیں پتا؟ مرتضیٰ کا منہ بن گیا تھا۔ مجھے لگا شاید تمہیں پتا ہوگا، مجھے امید تھی کہ جہاں مہرو گئی ہے وہیں خانم نے بھی مائیگریشن کروائی ہوگی۔ آج خانم کا برتھ ڈے ہے، 9 ستمبر، یہ اس کے لیے گفٹ تھا، وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور ہے بھی۔ مرتضیٰ اپنی دھن میں بول رہا تھا۔ خانم کا برتھ ڈے، آرچی زیر لب بڑبڑایا تھا۔ مجھے یاد آیا،
मेहरू का कज़न तुम्हारा दोस्त है ना, तो ये गिफ्ट तुम उसे दे देना, वो मेहरू को दे देगा और मेहरू हानम को। मुझे दिली खुशी होगी। उसने वो गिफ्ट आरजे की तरफ बढ़ाया था, जिसे उसने बिना कुछ सोचे समझे थाम लिया था और वहीं रुककर उसे खोलने लगा था। हाँ, तुम खोल सकते हो, ये तुम्हारे मुतालिक है। मुर्तज़ा की बात पर आरजे को हैरत हुई थी। उसने गिफ्ट के ऊपर से खूबसूरत पैकिंग को उतारा था। पैकिंग के अंदर एक खूबसूरत फोटो फ्रेम था। आरजे ने जैसे ही फ्रेम को पलट कर देखा था, उसकी सांसें जैसे अटक सी गई थी। वो उसकी और उम्मे हानम की तस्वीर थी, वो जिसमें वो दोनों ग्राउंड में रखे लकड़ी के बेंच पर बैठे थे। खूबसूरत और तूफानी मौसम था। वो जिस दिन डोंट टच माई फोन वाला हादसा पेश आया था, वो जिस दिन आरजे दिल से मुस्कुराया था। तुम वो वाहिद लड़की हो उम्मे हानम, जिसके साथ आरजे बैठा हुआ दिल से मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसी चमक कभी आरजे की आंखों में नहीं देखी थी, और ना ही किसी लड़की के चेहरे से फूटती रोशनी। तुम दोनों एक दूसरे के संग बहुत मुकम्मल लग रहे थे। जब भी मैं इस तस्वीर को देखता हूँ, मुझे हमेशा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मुर्तज़ा। तस्वीर के नीचे कैप्शन दिया गया था। ये अल्फाज पढ़ते हुए आरजे का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मैंने अच्छा लिखा है ना? वो मासूमियत से पूछ रहा था। और ये फ़ोटो भी मैंने खींची थी उस रोज़। ये भी अच्छी है ना? और हानम को ये गिफ्ट पसंद आएगा ना? तुम्हें पता है आरजे, वो डिपार्टमेंट में किसी के साथ बैठी इतनी अच्छी नहीं लगी थी जितनी उस रोज़ तुम्हारे साथ। मैं उसे बहुत याद करता हूँ। वो उदासी से कहता चला गया था, जबकि आरजे आंधियों की जद में था। मेहरू और हानम की अक्सा के साथ मुर्तज़ा से भी अच्छी खासी बेतकल्लुफ़ी हो गई थी। वो उन दोनों को बहुत याद करता था। आरजे को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस तस्वीर का क्या करे। दिल की धड़कन की तेज रफ्तारी उसकी समझ से बाहर थी। हानम का बर्थडे है आज, उसका दिल कह रहा था। उसने तस्वीर में मुजस्सम हानम को दोबारा देखा था और फिर उसकी नज़र सामने ग्राउंड में रखे बेंच पर पड़ी थी। उस वक्त उसके दिल ने शदीद ख्वाहिश की थी कि काश वो उस वक्त वहाँ मौजूद होती। ख्याल में नहीं, हकीकत में। लेकिन ख्वाहिश कब पूरी होती है? वो अपने दिल की उदासी नहीं समझ पाया था और बेचैन सा दिल लिए डिपार्टमेंट से बाहर निकल गया था। रात 1 बजे के करीब वो घर वापस आया था। गेट पर गार्ड उसे देखकर हैरान हुआ था। साहब, आप गए नहीं? गार्ड ने खुश्क लबों पर जबान फेरते हुए पूछा था। आज उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शुमारी इलाका जात की सैर को जाना था, लेकिन डिपार्टमेंट में उसका दिल इतना ख़राब हुआ कि पूरे लाहौर में आवारा गर्दी करके वो अब घर लौटा था। नहीं, आरजे ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया था। गार्ड के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। वो अपनी उलझन में देख ही नहीं पाया था। गेट बंद करने के बाद गार्ड उसके पीछे पीछे आया था। क्या हुआ? आरजे ने रुककर पूछा था। कुछ नहीं, गार्ड ने जवाब दिया। उसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। आरजे सर झटक कर अंदर चला गया था, जबकि गार्ड ने कांपते हाथों से जेब से मोबाइल निकाल कर किसी का नंबर मिलाया था। आरजे ने जैसे ही लाउंज में कदम रखा तो तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ उसकी समाज से टकराई। लाउंज का मंजर देखकर उसका दिमाग घूमा। वहाँ शायद कोई पार्टी चल रही थी। नौजवान लड़के लड़कियाँ नाकाबिले बयान होलियों में वहाँ मौजूद थे। इतनी आज़ादी तो उन्हें आरजे की मौजूदगी में नहीं होती थी कि ऐसी हरकतें कर सकें। आरजे को देखकर सब साख्त हुए। म्यूज़िक बंद हुआ। लड़के लड़कियाँ बिला वजह ही उससे नज़रें चुराने लगे थे। उनमें से 1-2 लड़कों को आरजे जानता था, बाकी सब नए थे। आरजे ने गुस्से से गार्ड की जानिब देखा। वो उसकी गैर मौजूदगी में लोगों से पैसे लेकर उन्हें वहाँ रात गुजारने की इजाज़त देता था। माफ़ कर दें साहब, गलती हो गई। गार्ड के चेहरे पर पसीना वाज़ेह चमक रहा था। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। अंदर मौजूद लोगों की हालत भी गार्ड से कम नहीं थी। आरजे नागवारी से एक नज़र गार्ड और सब पर डालता ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। तो लिसनर्स, इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको नॉवेल कैसा लगा कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। If we tried it, we can make it.